अभी तक हमने हैरी पॉटर की कहानी में सुना कि हैरी ट्रेन में बैठ गया है और वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से, और उसके साथ बैठा है लाल बालों वाला एक लड़का। अब आगे की कहानी सुनते हैं। कंपार्टमेंट का दरवाजा खुला और लाल बालों वाला सबसे छोटा लड़का अंदर आया। यहाँ कोई बैठा तो नहीं है? उसने हैरी के सामने वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए पूछा। बाकी सब कंपार्टमेंट भरे हुए हैं। हैरी ने अपना सिर हिलाया और लड़का बैठ गया। उसने हैरी की तरफ देखा और फिर जल्दी से खिड़की के बाहर देखने लगा। वो ये दिखाना चाहता था कि उसने हैरी की तरफ देखा ही नहीं था। हैरी ने देखा कि उसकी नाक पर अब भी एक काला निशान था। अरे रॉन, जुड़वा भाई वापस आ गए थे। सुनो, हम लोग ट्रेन के बीच वाले हिस्से में जा रहे हैं। वहाँ ली जॉर्डन के पास एक बहुत बड़ा मकड़ा है। ठीक है, रॉन बुदबुदाया। हैरी, दूसरे जुड़वा भाई ने कहा, हमने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। फ्रेड और जॉर्ज वीजली, और ये है रॉन, हमारा भाई। अच्छा, तो बाद में मिलते हैं, बाय, हैरी और रॉन ने कहा। जुड़वा भाई जाते समय कंपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर गए। क्या तुम सचमुच हैरी पॉटर हो? रॉन के मुंह से निकल पड़ा। हैरी ने सिर हिलाया। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि फ्रेड और जॉर्ज मजाक कर रहे थे, रॉन ने कहा। और क्या सचमुच तुम्हारे सिर पर, यानी कि उसने हैरी के माथे की तरफ इशारा किया। हैरी ने अपनी लट पीछे खिसकाई ताकि वो अपना बिजली जैसा निशान दिखा सके। रॉन घूरता रहा। तो यहीं पर तुम जानते हो कौन ने? हाँ, हैरी ने कहा, परंतु मुझे कुछ भी याद नहीं है। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। हाँ, बस मुझे बहुत सारी हरी रोशनी याद है और कुछ नहीं। अच्छा, रॉन ने कहा। वो बैठा बैठा कुछ मिनट तक हैरी को घूरता रहा। फिर जैसे उसे अचानक समझ में आया कि वो क्या कर रहा था, और वो एक बार फिर जल्दी से खिड़की के बाहर देखने लगा। क्या तुम्हारे परिवार में सभी जादूगर हैं? हैरी ने पूछा। हैरी को रॉन उतना ही दिलचस्प लग रहा था जितना कि रॉन को हैरी लग रहा था। अरे हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, रॉन ने कहा। मुझे लगता है कि मम्मी का दूर के रिश्ते का एक कज़न है जो अकाउंटेंट है, पर हम लोग उसके बारे में कभी बात नहीं करते। तो इसका मतलब है तुम्हें पहले ही से बहुत सा जादू आता होगा। जाहिर था कि वीजली परिवार उन पुराने जादूगर परिवारों में से एक था जिनके बारे में छू मंतर गली में वो पीला लड़का बातें कर रहा था। मैंने सुना है तुम्हें मगलुओं के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था, रॉन ने कहा। वे लोग कैसे होते हैं? बहुत बुरे, पर सभी नहीं। मेरे अंकल आंटी और कज़न बहुत बुरे हैं। काश मेरे 3 जादूगर भाई होते। 5, रॉन ने कहा। किसी कारण से वो उदास नजर आ रहा था। हमारे परिवार से हॉगवर्ट्स जाने वाला मैं छठवां हूँ। तुम कह सकते हो कि मुझे बहुत कुछ करके दिखाना है। बिल और चार्ली पहले ही हॉगवर्ट्स से निकल चुके हैं। बिल हेड बॉय था और चार्ली क्विडिच का कप्तान। अब पर्सी प्रीफेक्ट बन गया है। फ्रेड और जॉर्ज बहुत शैतानी करते हैं, परंतु उनके सचमुच अच्छे नंबर आते हैं और सब सोचते हैं कि वे बहुत अच्छे मस्खरे हैं। सब मुझसे भी यही उम्मीद करते हैं कि मैं अपने बाकी भाइयों जितने अच्छा काम करूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वे पहले ही वो काम कर चुके हैं। और हाँ, 5 बड़े भाई होने के कारण मुझे कोई भी चीज़ नई नहीं मिलती। मेरे पास बिल के पुराने कपड़े हैं, चार्ली की पुरानी छड़ी है और पर्सी का पुराना चूहा है। रॉन ने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला और एक मोटा भूरा चूहा बाहर निकाला जो सो रहा था। इसका नाम स्क्रैबर्स है और ये किसी काम का नहीं है, हमेशा सोता रहता है। प्रीफेक्ट बनने के बाद डैडी ने पर्सी को एक उल्लू दिला दिया, परंतु उन लोगों के पास इतने पैसे, मेरा मतलब है मुझे उल्लू के बजाय स्क्रैबर्स मिल गया।
रॉन के कान गुलाबी हो गए। उसे लग रहा था कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया, क्योंकि वो एक बार फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। हैरी को ये समझ में नहीं आया कि उल्लू खरीदने के पैसे ना होने में शर्म की क्या बात है। 1 महीने पहले तक उसके पास भी तो कभी पैसे नहीं रहते थे, और उसने रॉन को ये बता दिया। उसने ये भी बताया कि उसे डडली के पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे और उसे कभी ढंग के बर्थडे गिफ्ट नहीं मिलते थे। इससे रॉन एक बार फिर खुश नज़र आने लगा। और जब तक हैग्रिड ने मुझे नहीं बताया, तब तक मैं नहीं जानता था कि मैं जादूगर हूँ, और मैं अपने मम्मी डैडी या वोल्डेमॉर्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। रॉन ने सांस अंदर खींची। क्या हुआ? हैरी ने कहा। तुम जानते हो कौन का नाम ले लिया, रॉन ने कहा। उसकी आवाज़ बता रही थी कि उसे धक्का लगा था और वो प्रभावित भी हुआ था। मुझे लगता था कि कम से कम तुम तो। नाम लेकर मैं ये साबित नहीं करना चाहता कि मैं बहादुर हूँ, हैरी बोला। मुझे ये मालूम ही नहीं था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखा, मैं यही तो कह रहा था, मुझे बहुत सारी बातें सीखनी है। मैं शर्त लगा सकता हूँ, उसने आगे कहा, और पहली बार वह बात कही जो उसे पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान कर रही थी। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मैं अपनी क्लास में सबसे बुरा विद्यार्थी रहूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ढेर सारे बच्चे मगलू परिवारों से आते हैं और वे जल्दी ही सीख जाते हैं। जब वे बातें कर रहे थे तो ट्रेन उन्हें लंदन के बाहर ले जा रही थी। अब वे गाय भेड़ों से भरे खेतों के पास से तेजी से गुजर रहे थे। वे लोग कुछ समय चुप रहे और सरपट भागते खेतों और गलियों को देखते रहे। 12:30 बजे के करीब बाहर गलियारे में खड़-खड़ की तेज आवाज सुनाई दी। एक महिला ने, जिसके गालों पर डिंपल थे, उनके कंपार्टमेंट का दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए पूछा, ट्रॉली में से कुछ चाहिए बेटा? हैरी ने सुबह से नाश्ता नहीं किया था और वह उछलकर खड़ा हो गया, परंतु रॉन के कान एक बार फिर से गुलाबी हो गए। उसने धीमी आवाज में कहा कि उसके पास सैंडविच रखे हैं। हैरी गलियारे में बाहर चला गया। जब वो डर्सली परिवार के साथ रहता था तो उसके पास कभी मिठाइयाँ खरीदने के पैसे नहीं रहते थे। क्योंकि अब उसकी जेब में सोने और चांदी के सिक्के खनखना रहे थे, इसलिए वह जितनी मार्स बार उठा सकता था उतनी खरीदने के लिए तैयार था। परंतु उस महिला के पास मार्स बार नहीं थी। उसके पास जो सामान था उसमें बर्टी बाट की हर स्वाद की टॉफियाँ, डबल की बेहतरीन बबल गम, चॉकलेट के मेंढक, कद्दू की पेस्टी, कढ़ाई केक, लिकोरिस की छड़ियाँ और भी बहुत सी अजीब चीज़ें थीं जिन्हें हैरी ने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। कोई चीज़ छूट ना जाए, इस डर से हैरी हर चीज़ थोड़ी थोड़ी खरीद लाया, और उसने महिला को 11 चांदी के सिकल और 7 कांसे के नट दिए। हैरी सारे सामान को लेकर कंपार्टमेंट में वापस आया और उसे एक खाली सीट पर रख दिया। रॉन उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। बहुत भूख लगी है क्या? भूख के मारे दम निकला जा रहा है, हैरी ने कद्दू की पेस्ट्री का एक बड़ा टुकड़ा मुंह में भरते हुए कहा। रॉन ने एक मुड़ा हुआ पैकेट निकाला और उसे खोला। उसके अंदर 4 सैंडविच थे। उसने उनमें से एक को खोलकर देखा और कहा, मम्मी हमेशा भूल जाती हैं कि मुझे कॉर्न वाला बीफ पसंद नहीं है। हम इसे आपस में बदल लेते हैं, हैरी ने एक पेस्ट्री उठाते हुए कहा। चलो, तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा, ये सूखा हुआ है, रॉन ने कहा। मम्मी के पास ज़्यादा समय नहीं रहता, उसने जल्दी से जोड़ा। तुम तो जानते ही हो कि हम 5 भाई हैं। चलो पेस्ट्री लो, हैरी ने कहा, जिसके पास इससे पहले कभी कोई चीज़ बांटने के लिए नहीं थी। सच कहा जाए तो ऐसा कोई था भी नहीं जिसके साथ वो कोई चीज़ मिल बांट कर खा सके। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो और रॉन एक साथ वहां बैठकर हैरी की पेस्ट्री और केक खा रहे थे। वे सैंडविच के बारे में भूल चुके थे। ये क्या है? हैरी ने चॉकलेट के मेंढक का एक पैकेट उठाकर रॉन से कहा। कहीं इसमें सचमुच के मेंढक तो नहीं है? अब उसे लगने लगा था कि कुछ भी हो सकता है और वो किसी भी आश्चर्यजनक घटना के लिए तैयार था। नहीं, रॉन ने कहा, परंतु ये देखना कि कौन सा कार्ड निकलता है। मेरे पास एग्रिप्पा नहीं है। क्या?
अरे अच्छा, तुम्हें कैसे पता होगा? देखो, चॉकलेट के मेंढक के अंदर एक कार्ड रहता है जिसे हम लोग इकट्ठा करते हैं, किसी मशहूर जादूगर या जादूगरनी का कार्ड। मेरे पास 500 कार्ड हैं, पर मेरे पास एग्रिप्पा या टॉलेमी के कार्ड नहीं हैं। हैरी ने अपने चॉकलेट के मेंढक का कवर हटाया और कार्ड बाहर निकाला। उसमें एक आदमी का चेहरा दिख रहा था। उसने आधे चांद के आकार का चश्मा पहन रखा था। उसकी लंबी नाक मुड़ी हुई थी और उसके लहराते बाल, दाढ़ी और मूछें चांदी की तरह सफेद थी। तस्वीर के नीचे उसका नाम लिखा था, एल्बस डम्बलडोर। तो ये हैं डम्बलडोर। मुझसे ये मत कहना कि तुमने कभी डम्बलडोर का नाम नहीं सुना। रॉन ने कहा, मैं एक मेढक ले लूं? शायद मुझे एग्रिप्पा मिल जाए। धन्यवाद। हैरी ने अपना कार्ड पलटा। कार्ड के दूसरी तरफ लिखा था, एल्बस डम्बलडोर, वर्तमान में हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर। कई लोग मानते हैं कि वे आधुनिक समय के महानतम जादूगर हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर खास तौर पर इन चीज़ों के लिए मशहूर हैं। 1945 में शैतानी जादूगर ग्रिंडेलवाल्ड को हराने के लिए, ड्रैगन के खून के 12 प्रयोगों की खोज के लिए और अपने पार्टनर निकोलस फ्लैमेल के साथ रसायन शास्त्र पर किए गए काम के लिए प्रोफेसर डम्बलडोर को चैम्बर म्यूजिक और टेनपिन बॉलिंग पसंद है। हैरी ने कार्ड को दोबारा पलटा और उसे ये देखकर हैरानी हुई कि डंबलडोर का चेहरा गायब हो गया था। वे तो चले गए। तुम उनसे ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि वे सारा दिन यही तुम्हारे पास बैठे रहेंगे, रॉन ने कहा। वे दोबारा आ जाएंगे। अरे, मुझे एक बार फिर मॉर्गेना मिल गई। मेरे पास पहले ही से उसके 6 कार्ड हैं। क्या तुम्हें ये चाहिए? तुम भी कार्ड इकट्ठे करना शुरू कर दो। रॉन की आंखें चॉकलेट के मेंढकों के ढेर की तरफ मुड़ गईं, जो खोले जाने का इंतजार कर रहे थे। जितने चाहे उठा लो, हैरी ने कहा, परंतु तुम्हें पता है, मगलुओं की दुनिया में लोग अपने फोटो से कहीं आते जाते नहीं, वहीं बने रहते हैं। क्या सचमुच? क्या वे लोग बिल्कुल भी नहीं हिलते? रॉन की आवाज में हैरानी थी। बड़ी अजीब बात है। हैरी कार्ड को घूर रहा था। तभी उसने देखा डंबलडोर एक बार फिर अपने कार्ड में लगे फोटो में दुबक कर लौट आए और उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा दिए। मशहूर जादूगरों और जादूगरनियों को देखने के बजाय रॉन मेढकों को खाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था, परंतु हैरी तो उन पर से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। जल्द ही उसके पास न सिर्फ डंबलडोर और मॉर्गेना थे, बल्कि हेंजेस्ट ऑफ वुडक्राफ्ट, अल्बेरिक ग्रानियन, सर्सी, पैरासेल्सस और मर्लिन भी थे। उसने आखिरकार अपनी आंखें क्लियोडना नाम की जादूगरनी से हटाई, जो अपनी नाक खुजा रही थी, और बर्टी बाट की हर स्वाद की टॉफियों का बैग खोला। तुम्हें इनके बारे में सावधान रहना होगा, रॉन ने हैरी को चेतावनी दी। जब वे कहते हैं कि हर स्वाद की, तो उनका मतलब होता है हर स्वाद की। तुम्हें चॉकलेट, पेपरमेंट और मुरब्बे जैसे लोकप्रिय स्वाद तो मिलेंगे ही, पर तुम्हें पालक, गोश्त और गुर्दे के स्वाद वाली टॉफी भी मिल सकती है। जॉर्ज कहता है कि उसे एक बार कीड़े के स्वाद की टॉफी मिली थी। रॉन ने एक हरी टॉफी उठाई, उसकी तरफ ध्यान से देखा और उसका एक कोना चबाया। अरे रे, देखा, स्प्राउट्स! हर स्वाद की टॉफियां खाने में उनका समय अच्छी तरह गुजरा। हैरी को टोस्ट, नारियल, भुनी हुई बीन्स, स्ट्रॉबेरी, करी, घास, कॉफी, मछली के स्वाद की टॉफियां मिली। उसने बहादुरी दिखाते हुए एक अजीब सी दिखने वाली भूरी टॉफी का टुकड़ा भी चख लिया, जिसे रॉन छूने के लिए भी तैयार नहीं था। बाद में पता चला कि वो मिर्च के स्वाद की टॉफी थी। उनकी खिड़की के पास से गुजरता हुआ देहात का दृश्य अब जंगली हो गया था। साफ सुथरे खेत दिखना बंद हो गए थे। अब उन्हें जंगल, घुमावदार नदियां और अंधेरी हरी पहाड़ियां दिख रही थी। किसी ने उनके कंपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया और वही गोल चेहरे वाला लड़का अंदर आया, जिसे हैरी ने प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर देखा था। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। सॉरी, उसने कहा, परंतु क्या तुम लोगों ने कोई मेढक देखा है? जब उन्होंने अपना सिर हिलाकर मना किया, तो वो बिलखते हुए बोला, मैंने उसे फिर से गुमा दिया। वो हमेशा मुझसे दूर भाग जाता है। वो मिल जाएगा, हैरी ने कहा। हाँ, लड़के ने दुखी मन से कहा, फिर भी अगर तुम्हें दिखे तो बता देना।
वो चला गया। मैं नहीं जानता कि वो इतना परेशान क्यों है, रॉन ने कहा। अगर मैं मेढक लाया होता तो उसे जितनी जल्दी घुमा सकता था घुमा देता। ध्यान रहे, मैं स्क्रैबर्स को लाया हूँ, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। चूहा अब भी रॉन की गोद में सो रहा था। वो मर भी जाए तो आपको पता नहीं चलेगा, रॉन ने हिकारत से कहा। मैंने कल उसे पीला करने की कोशिश की ताकि मैं उसे अधिक दिलचस्प बना सकूं, परंतु मेरे मंत्र का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो। वो अपने संदूक में सामान की छानबीन करता रहा और फिर उसने एक बहुत ही टूटी फूटी छड़ी निकाली। छड़ी कई जगह से चटकी हुई थी और उसके कोने पर कोई सफ़ेद चीज़ बाहर झांक रही थी। यूनिकॉर्न का बाल लगभग बाहर झांकने लगा है। खैर, उसने अपनी छड़ी उठाई ही थी कि तभी कंपार्टमेंट का दरवाज़ा एक बार फिर खुला। जिस बच्चे का मेंढक खो गया था वो एक बार फिर लौट आया, परंतु इस बार उसके साथ एक लड़की भी थी। वो हॉगवर्ट्स की अपनी नई यूनिफॉर्म पहन चुकी थी। क्या किसी ने मेंढक देखा है? नेविल का मेंढक गुम गया है, उसने कहा। उसकी आवाज़ रौबदार थी। बाल भूरे घने थे और सामने वाले दांत थोड़े बड़े थे। हमने उसे पहले ही बता दिया है कि हमने मेढक नहीं देखा, रॉन ने कहा, परंतु लड़की उसकी बात नहीं सुन रही थी। वो तो उसके हाथ की छड़ी को देख रही थी। अरे, क्या तुम जादू कर रहे हो? चलो देखते हैं। वो बैठ गई। रॉन आश्चर्यचकित हो गया। अच्छा, ठीक है। उसने अपना गला साफ किया। सूरज, चंदा, मक्खन खा लो, इस धब्बेदार चूहे का रंग बदल डालो। उसने अपनी छड़ी घुमाई, परंतु कुछ नहीं हुआ। स्क्रैबर्स भूरा ही बना रहा और गहरी नींद में सोता रहा। क्या तुम्हें यकीन है कि ये असली मंत्र है? लड़की ने कहा। वैसे कुछ असर तो नहीं हुआ, है ना? मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कुछ आसान मंत्रों का प्रयोग किया है और वे हमेशा काम करते हैं। मेरे परिवार में कोई भी जादूगर नहीं है। जब मुझे चिट्ठी मिली तो मैं बहुत हैरान हुई, परंतु जाहिर है मैं बहुत खुश भी थी। मेरा मतलब है, मैंने सुना है कि ये जादूगरी का बेहतरीन स्कूल है। मैंने कोर्स की सारी किताबें पूरी याद कर ली हैं। जाहिर है मुझे लगता है कि ये पर्याप्त होगा। वैसे मैं हरमाइनी ग्रेंजर हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? उसने ये सारी बातें बहुत तेजी से बोली थी। हैरी ने रॉन की तरफ देखा और उसके आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर उसे राहत मिली। रॉन का चेहरा बता रहा था कि उसे भी कोर्स की सारी किताबें याद नहीं थी। मैं रॉन वीजली, रॉन बुदबुदाया। हैरी पॉटर, हैरी ने कहा। क्या सचमुच? हरमाइनी ने कहा। जाहिर है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। अपनी नींव मजबूत करने के लिए मैंने कोर्स के बाहर की कुछ किताबें भी पढ़ी हैं और तुम्हारा नाम आधुनिक जादू का इतिहास, गुप्त कलाओं का उत्थान और पतन तथा 20वीं सदी की महान जादुई घटनाएं में है। क्या सचमुच? हैरी भौचक्का रह गया। हे भगवान, क्या तुम्हें नहीं मालूम था? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैंने अपने बारे में सब कुछ पता लगा लिया होता, हरमाइनी ने कहा। क्या तुम में से कोई जानता है कि तुम किस हाउस में जाओगे? मैंने पूछताछ की है और मेरी इच्छा है कि मैं गरुड़ द्वार में रहूं। ये सबसे अच्छा हाउस लगता है। मैंने सुना है कि खुद डंबलडोर भी इसी हाउस में थे। वैसे मेरे ख्याल से चीलघात भी बुरा नहीं रहेगा। खैर, हम लोग अब चलते हैं और नेविल का मेंढक ढूंढते हैं। तुम दोनों भी अपनी यूनिफॉर्म पहन लो। मुझे लगता है हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। और वो चली गई। उसके साथ वो लड़का भी चला गया जिसका मेंढक गुम गया था। मैं चाहे जिस हाउस में रहूं, मैं ये चाहता हूं कि ये लड़की उस हाउस में ना रहे, रॉन ने कहा। उसने अपनी छड़ी को दोबारा अपने संदूक में फेंक दिया। बेहुदा मंत्र, ये मुझे जॉर्ज ने बताया था। शर्त लगा सकता हूँ वो जानता था कि ये फुस्सी बम था। तुम्हारे भाई किस हाउस में है? हैरी ने पूछा। गरुड़ द्वार, रॉन ने कहा। इस बार फिर उदासी ने उसके चेहरे पर डेरा जमा लिया। मम्मी और डैडी भी इसी में थे। अगर मैं इस हाउस में नहीं जा पाता तो न जाने वो लोग क्या कहेंगे। मुझे लगता है चील घात भी बहुत बुरा नहीं रहेगा, परंतु जरा सोचो, कहीं उन्होंने मुझे नाग शक्ति में डाल दिया तो क्या होगा? क्या यही वह हाउस था जिसमें वोल्ट, मेरा मतलब है तुम जानते हो कौन था? हाँ, रॉन ने कहा। वो एक बार फिर अपनी सीट पर धम से बैठ गया और काफी परेशान देख रहा था। देखो, मुझे लगता है स्क्रैबर्स की मूंछ के सिरे का रंग थोड़ा हल्का हुआ है। हैरी ने रॉन के दिमाग को हाउसों से दूर ले जाने की कोशिश करते हुए कहा।
तो हॉगवर्ट्स से निकलने के बाद तुम्हारे दोनों बड़े भाई क्या कर रहे हैं? हैरी सोच रहा था कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जादूगर क्या करते होंगे। चार्ली रोमानिया में ड्रैगनों की पढ़ाई कर रहा है और बिल अफ्रीका में ग्रीन गॉड के लिए कुछ कर रहा है। रॉन ने कहा, क्या तुमने ग्रीन गॉड का नाम सुना है? इसका नाम दैनिक जादूगर के हर पेज पर छपा है, पर मुझे नहीं लगता कि मगलुओं को ये एक बार पढ़ने को मिलता होगा। किसी ने एक बहुत सुरक्षित तिजोरी से सामान चुराने की कोशिश की। हैरी ने घूरा। सचमुच? चोर का क्या हुआ? कुछ नहीं, इसीलिए तो ये इतनी बड़ी खबर है। उसे पकड़ा नहीं जा सका। मेरे डैडी कहते हैं ग्रीन गॉड में इतना बड़ा काम कोई ताकतवर शैतानी जादूगर ही कर सकता है। वैसे पिशाचों का कहना है कि चोर कुछ नहीं ले जा सका। बड़ी अजीब बात है। जाहिर है, जब इस तरह की कोई चीज होती है तो सब लोग डर जाते हैं। कहीं इसके पीछे तुम जानते हो कौन का हाथ तो नहीं है? ये खबर हैरी के दिमाग में घूमती रही। जब भी तुम जानते हो कौन का नाम लिया जाता था तो हर बार उसे जैसे डर का कांटा चुभ जाता था। उसे लगा कि ये जादू की दुनिया में कदम रखने का हिस्सा है, परंतु वोल्डेमॉर्ट कहना ज्यादा आरामदेह था और उसमें कोई चिंता नहीं होती थी। तुम्हारी क्विडिच टीम कौन सी है? रॉन ने पूछा। आह, मुझे एक भी क्विडिच टीम का नाम नहीं मालूम, हैरी ने स्वीकार किया। क्या? रॉन को शब्द नहीं मिल रहे थे। अच्छा, जरा ठहरो, ये दुनिया का सबसे अच्छा खेल है। और फिर वो शुरू हो गया। 4 गेंदों और 7 खिलाड़ियों की पोजीशन के बारे में सब कुछ समझाता रहा। उसने उन मशहूर खेलों का विस्तार से वर्णन किया जिन्हें उसने अपने भाइयों के साथ देखा था। उसने ये भी बताया कि जब उसके पास पैसे होंगे तो वो किस तरह की जादुई झाड़ू खरीदना पसंद करेगा। वो हैरी को खेल की बारीकियां समझाने की दिशा में आगे बढ़ रहा था कि तभी कंपार्टमेंट का दरवाजा एक बार फिर खुला, परंतु इस बार दरवाजे पर मेंढक खोने वाला बच्चा नेविल या हरमाइनी ग्रेंजर नहीं थे। 3 लड़के अंदर आए और हैरी ने बीच वाले को तत्काल पहचान लिया। ये वही पीला लड़का था जो उसे मैडम मेल्किन की दुशालों की दुकान में मिला था। उसने हैरी में छूमंतर गली में जितनी दिलचस्पी ली थी, अब वो उससे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी के साथ उसे देख रहा था। क्या ये सच है? उसने कहा। लोग ट्रेन में कह रहे हैं कि हैरी पॉटर इस कंपार्टमेंट में है। तो तुम हैरी पॉटर हो, है ना? हाँ, हैरी ने कहा। वो बाकी दोनों लड़कों को देख रहा था। दोनों ही तगड़े थे और बहुत ही काइयां किस्म के दिख रहे थे। पीले लड़के के दोनों तरफ वे इस तरह खड़े थे जैसे उसके बॉडीगार्ड हों। अरे, ये क्रैब है और ये गॉयल। पीले लड़के ने हैरी की निगाह को भांपते हुए लापरवाही से कहा। और मेरा नाम मेलफॉय है, ड्रैको मेलफॉय। रॉन हल्के से खांसा, जैसे वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा हो। ड्रैको मेलफॉय ने उसकी तरफ देखा। मेरा नाम सुनकर हंसी आ रही है? क्यों? ये पूछने की जरूरत ही नहीं कि तुम कौन हो। मेरे डैडी ने मुझे बताया है कि वीजली परिवार में सभी के बाल लाल होते हैं, चकत्ते होते हैं और उससे अधिक बच्चे होते हैं जितनों को वे ढंग से पाल सकते हैं। वो हैरी की तरफ मुड़ा। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि कुछ जादूगरों के परिवार दूसरों से ऊंचे होते हैं पॉटर। तुम गलत तरह के लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहोगे। यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसने हैरी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, परंतु हैरी ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। मुझे लगता है कि मैं खुद ही गलत और सही तरह के लोगों की पहचान कर सकता हूँ। धन्यवाद, उसने ठंडेपन से कहा। ड्रैको मेल्फॉय का चेहरा लाल नहीं हुआ, परंतु उसके पीले गालों पर गुलाबी सी चमक उभर आई। अगर मैं तुम्हारी जगह होता पॉटर, तो मैं इस बारे में सावधान रहता। उसने धीरे धीरे कहा। अगर तुमने विनम्र होना नहीं सीखा तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे मम्मी डैडी का हुआ था। वे लोग भी नहीं जानते थे कि उनके लिए क्या अच्छा था। तुम वीजली और हैग्रिड जैसे निकम्मे लोगों के साथ रहोगे तो उनका असर आ ही जाएगा। हैरी और रॉन दोनों ही खड़े हो गए। रॉन का चेहरा उसके बालों की तरह लाल हो गया था। एक बार फिर से तो कहना, उसने कहा। अच्छा, तो तुम हमसे लड़ाई करोगे? क्यों? मेलफॉय ने व्यंग से कहा।
अगर तुम इसी वक्त यहाँ से बाहर नहीं निकले तो, हैरी ने कहा, और वो जितना बहादुर महसूस कर रहा था उससे ज़्यादा बहादुरी का प्रदर्शन कर रहा था, क्योंकि क्रैब और गॉयल उससे या रॉन से बहुत बड़े थे। परंतु हमारी यहाँ से जाने की कोई इच्छा नहीं है ना दोस्तों? हमने अपना पूरा खाना खा लिया है, जबकि तुम्हारे पास तो अभी खाना बचा है। गॉयल रॉन के पास रखे चॉकलेट के मेंढकों की तरफ बढ़ा। रॉन आगे लपका, परंतु इससे पहले कि वो गॉयल को छू भी पाता, गॉयल जोर से चीखा। स्क्रैबर्स उसकी उंगली से लटक रहा था और उसके नुकीले छोटे दांत गॉयल की उंगली के जोड़ में गहरे तक धंसे हुए थे। क्रैब और मेलफॉय पीछे हट गए। जब बिलबिलाते हुए गॉयल ने स्क्रैबर्स को गोल गोल घुमाया और जब आखिरकार स्क्रैबर्स उछलकर खिड़की से टकराया तो तीनों तत्काल वहां से गायब हो गए। शायद उन्होंने सोचा होगा कि मिठाइयों में और चूहे छुपे होंगे, या शायद उन्होंने किसी के कदमों की आहट सुन ली थी, क्योंकि 1 सेकंड बाद ही हरमाइनी ग्रेंजर अंदर आ गई। यहाँ क्या हो रहा है? उसने पूछा। वो फर्श पर चारों तरफ बिखरी मिठाइयों की तरफ देख रही थी। उसने ये भी देखा कि रॉन स्क्रैबर्स की पूंछ पकड़कर उसे उठा रहा था। मुझे लगता है कि ये मर गया है, रॉन ने हैरी से कहा। उसने स्क्रैबर्स को पास से देखा। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। ये तो फिर से सो गया है। और वो सचमुच सो गया था। तुम मेलफॉय से पहले भी मिल चुके हो, हैरी ने छूमंतर गली में हुई मुलाकात के बारे में बताया। मैंने उसके परिवार के बारे में सुना है, रॉन ने गंभीर आवाज में कहा। जब तुम जानते हो कौन लापता हुआ, तो हमारी तरफ आने वाले सबसे पहले लोगों में उसका परिवार भी था। उन्होंने कहा कि उन्हें सम्मोहित कर दिया गया था। मेरे डैडी को इस बात पर यकीन नहीं है। वे कहते हैं कि मेलफॉय को काले जादू की तरफ जाने के लिए बहाने की जरूरत नहीं थी। फिर वो हरमाइनी की तरफ मुड़ा। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो और अपनी यूनिफॉर्म पहन लो। मैंने अभी इंजन में जाकर ड्राइवर से पूछा था और उसने मुझे बताया कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं। तुम लोग लड़ तो नहीं रहे थे, है ना? हम वहां पहुंच पाए इससे पहले ही तुम लोग परेशानी में पड़ जाओगे। हम नहीं, स्क्रैबर्स लड़ रहा था, रॉन ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा। और अब अगर आप बुरा ना माने तो यहाँ से चली जाए, ताकि हम लोग कपड़े पहन सकें। ठीक है, मैं तो सिर्फ यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि बाहर लोग बहुत ही बचकानी हरकतें कर रहे हैं और गलियारों में इधर से उधर दौड़ रहे हैं, हरमाइनी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। और हाँ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी नाक पर मैल लगा है? उसके बाहर जाते समय रॉन ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। हैरी ने खिड़की से बाहर झांका। बाहर अंधेरा हो रहा था। गहरे बैगनी आसमान के नीचे उसे पहाड़ और जंगल दिख रहे थे। ट्रेन धीमी हो रही थी। उसने और रॉन ने अपनी जैकेट उतारी और अपने लंबे काले दुशाले ओढ़ लिए। रॉन का थोड़ा छोटा था, इसलिए दुशाले के नीचे उसके जूते दिख रहे थे। पूरी ट्रेन में एक आवाज गूंजी। हम लोग 5 मिनट में हॉगवर्ट्स पहुंच जाएंगे। अपना सामान ट्रेन में ही रहने दे, इसे अलग से स्कूल पहुंचाया जाएगा। घबराहट के मारे हैरी के पेट में मरोड़ उठने लगी और उसने देखा कि रॉन अपने चकत्तों के नीचे पीला दिख रहा था। उन्होंने बची हुई मिठाइयाँ अपनी जेब में भर ली और गलियारे में जमा भीड़ में शामिल हो गए। ट्रेन पहले तो धीमी हुई और आखिर रुक गई। लोग दरवाजे की तरफ जाने के लिए धक्का मुक्की करने लगे और फिर वे एक छोटे अंधेरे प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरे। रात की ठंडी हवा में हैरी को कपकपी छूट गई। तभी विद्यार्थियों के सिर के ऊपर से तैरता हुआ एक लैंप आया और हैरी को एक परिचित आवाज सुनाई दी। फर्स्ट ईयर के बच्चे यहाँ आ जाएं। सब ठीक है हैरी? सिरों के समुद्र के ऊपर हैग्रिड का बड़ा बालों भरा चेहरा चमक रहा था। चलो हमारे पीछे आओ। फर्स्ट ईयर का कोई और बच्चा तो नहीं है? जरा संभल कर कदम रखना। फर्स्ट ईयर के बच्चे हमारे पीछे आओ। फिसलते और लड़खड़ाते हुए वे लोग हैग्रिड के पीछे पीछे एक सकरे ढलवां रास्ते पर चल दिए। उनके दोनों तरफ इतना अंधेरा था कि हैरी ने सोचा वहां पर घने पेड़ होने चाहिए। कोई भी ज्यादा नहीं बोल रहा था। सिर्फ नेविल ने, जिसका मेंढक बार बार घूमता रहता था, 1-2 बार नाक से सूं सूं की आवाज की। तुम्हें 1 सेकंड में हॉगवर्ट्स की पहली झलक दिखाई देगी, हैग्रिड ने अपने कंधे के ऊपर से कहा। इस मोड़ के ठीक बाद।
एक जोरदार ऊ की आवाज हुई। सकरी पगडंडी उन्हें अचानक एक बड़ी काली झील के किनारे पर ले आई थी। झील के दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ पर एक बड़ा महल बना था, जिसमें कई कंगूरे और टावर थे। सितारों से भरे आसमान में महल की खिड़कियां चमक रही थी। एक नाव में 4 से ज्यादा मत बैठना, हैग्रिड ने किनारे पर पानी में तैरती छोटी नावों के बेड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा। हैरी और रॉन के पीछे पीछे नेविल और हरमाइनी भी नाव में चढ़ गए। सब आ गए, हैग्रिड चिल्लाया, जो अपनी नाव में अकेला ही बैठा था। तो ठीक है, आगे बढ़ो। और सभी छोटी नावें तत्काल आगे चल दी। कांच की तरह चिकनी झील में वे फिसलती लग रही थी। सब खामोश थे और सिर उठाकर बड़े महल की तरफ देख रहे थे। जैसे जैसे वे उस चट्टान के करीब आए जिस पर महल खड़ा था, वह उन्हें उतना ही ऊंचा दिखने लगा। जैसे ही आगे वाली नावें चट्टान के पास पहुंची, हैग्रिड चिल्लाया, सिर झुका लो। उन सभी ने अपने सिर झुका लिए और छोटी नावें उन्हें चट्टान के अंदर एक सुरंग में ले गईं, जो सुंदर पत्तों वाली बेल के पर्दे के पीछे छुपी थी। वे लोग एक अंधेरी गुफा में से जा रहे थे, जो महल के ठीक नीचे से जाती दिख रही थी। और फिर वे जमीन के नीचे बने एक बंदरगाह में पहुंचे, जहां चट्टानों और पत्थरों पर वे मुश्किल से उतरे। बच्चों के नाव से उतरने के बाद हैग्रिड ने नावों की तलाशी ली और चिल्लाकर कहा, ओए तुम वहां, कहीं ये तुम्हारा मेढक तो नहीं है? ट्रेवर, नेविल खुशी से चिल्लाया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। फिर वे सब हैग्रिड के लैंप के पीछे चट्टान में बने एक रास्ते पर मुश्किल से चढ़ने लगे। अंत में वे महल की छाया में नर्म और गीली घास पर आ गए। पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़कर वो लोग बलूत के बड़े दरवाजे के सामने भीड़ लगाकर खड़े हो गए। सब आ गए और तुम, क्या तुम्हारा मेढक अब भी तुम्हारे पास है? हैग्रिड ने दैत्याकार मुट्ठी उठाई और महल के दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। आज हैरी पॉटर की कहानी को यहीं पर छोड़ देते हैं और आगे जानेंगे कि हैरी और रॉन किस हाउस में गए, और हाँ, हरमाइनी उनके साथ उसी हाउस में रही या नहीं। तो फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक बने रहिए यूट्यूबर मौसी की कहानियों के साथ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू।